जय हिंद। पहला सवाल है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? जड़ में, तना में, पुष्प में या फल में? वेयर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फाउंड इन प्लांट्स? तो देखिए, पौधों में जनन अंग फूल में पाए जाते हैं। यह एक पेड़ का फूल है। ये है कार्पेल और यह है स्टामेन। कार्पेल मादा जनन अंग जो होता है फूल का, उसे कार्पेल कहते हैं। हिंदी में स्त्री केसर कहा जाता है। यह है स्टामेन, जिसे पौधे का नर जनन अंग कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है। स्टामेन बना होता है फिलामेंट से और एंथर से। ये है फिलामेंट। ये पीला जैसा जो डंठल जैसा दिख रहा है, यह है फिलामेंट और इसके ऊपर है यह एंथर। यानी यह है तंतु, उसके ऊपर है परागकोश, इसी के ऊपर होता है परागकण। यह परागकण यहाँ से निकल करके ये वाला जो भाग है यह कहलाता है पौधे का नर जनन अंग। यह है अस्टिग्मा। ये नीचे है ओवरी, उसके ऊपर है ये स्टाइल और यह है अस्टिग्मा। वर्तिका, यह है वर्तिका, इसको वर्तिका कहा जाता है, इसको अंडाशय कहा जाता है और यह है वर्तिका। यहाँ से परागकण निकल करके ये वर्तिकार के पास पहुंचता है। यहाँ से परागकण निकाल कर यह वर्तिकाग्र के ऊपर जाता है, चाहे जिस माध्यम से हो, चाहे हवा के माध्यम से हो, पानी के माध्यम से हो, कीट के माध्यम से हो, तितली के माध्यम से हो, चाहे जैसे भी हो। यहाँ से इस वर्तिकाग्र के पास पहुंचता है, फिर इस नली के द्वारा यहाँ पर जाता है। यहाँ पर इव्यूल होता है यानी बीजांड होता है और उसे फर्टिलाइज करता है। फिर यह बीजांड, ये ओवरी धीरे धीरे पक जाता है और पक करके फल बन जाता है। पौधों में भी जैसे यहाँ पे लिखा है, पौधों में भी नर और मादा यौन अंग होते हैं जो फूल के भीतर होते हैं और बीज जो होता है फल के अंदर होता है। इन पौधों में एक आवृत बीजी या फूल वाले पौधे कहा जाता है क्योंकि ये यौन प्रजनन विधि द्वारा प्रजनन करते हैं। अधिकांश पौधों में एक ही पुष्प में दोनों नर और मादा प्रजनन अंग होते हैं। अधिकांश में ये और ये दोनों एक ही पौधा के अंतर्गत होता है, एक ही फ्यूल में होता है और किसी दूसरे में अलग अलग हो सकता है। पुरुष के नर अंग को पुंकेसर कहते हैं और मादा अंग को स्त्रीकेसर कहा जाता है। पुंकेसर परागकणों में मौजूद पौधों के नर युग्मक बनाने में मदद करता है। स्त्रीकेसर में मादा युग्मक यानी अंडाणु पाया जाता है, जो कि यहाँ पे है। नर युग्मक मादा युग्मक को निषेचित करते हैं। निषेचित अंडे की कोशिकाएं बीज बनने के लिए विकसित होती है। अंकुरित होने पर ये बीज नए पौधे के रूप में विकसित होने लगते हैं। ये सारा प्रोसेस लिखा है। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें? जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में या हरे पौधों में? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। हालांकि और भी बहुत सारे चीज की जरूरत होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है क्लोरोफिल, जो कि सिर्फ और सिर्फ हरे पौधे में होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होगी? हरे पौधों में। यह है फोटोसिंथेसिस। कैसे होता है? ये पौधा है, जड़ से लेता है वाटर और मिनरल, खनिज लवण, जल और खनिज लवण निकलता है, सॉरी खींचता है जड़ से मिट्टी के द्वारा, खनिज लवण और पानी खींचता है। पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड खींचती है हवा से। उसके बाद सूर्य के प्रकाश में पर्णहरित की मदद से फोटोसिंथेसिस के द्वारा यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? जल से निकलता है या ग्लूकोज से निकलता है या कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है या
डिक्टासोम से निकलता है। तो अभी हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। तो ये ऑक्सीजन आता कहाँ से है? या कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, सूर्य के प्रकाश से आता है, या मिनरल से आता है, या वाटर से आता है, कहाँ से आता है? तो जो ऑक्सीजन रिलीज करती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे, वो आता है H2O से, यानी जल से। जल में जो उपस्थित ऑक्सीजन है उसी को रिलीज करती है प्रकाश संश्लेषण के बाद। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल से, यानी वाटर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? वेयर आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फाउंड इन? लीवर में यानी यकृत में, पैनक्रियाज में यानी अग्नाशय में, आमाशय में यानी स्टोमक में, या मुंह में, माउथ में? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर द ट्यूब लाइक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। जठर ग्रंथियां जो होती है ट्यूब के समान, नली के समान होती है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है, यानी उसमें शाखाएं, शाखित होती है, शाखाएं निकली होती है। दैट आर प्रेजेंट एट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। स्टोमक के इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। These glands are the basic secretory unit of the digestive system। जो पाचन तंत्र है उसकी बेसिक सेक्रेटरी यूनिट है। एंड आर composed of various cell components which perform certain specific function। और ये बना होता है विभिन्न तरह के सेल के कंपोनेंट से, जो कि स्पेशल काम करने के लिए बने होते हैं। तो सवाल क्या था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? स्टोमक में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्टोमक। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है स्टोमेटा में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या कोशिका द्रव में? स्टोमेटा, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, या साइटोप्लाज्म? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? सबसे पहले देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस को। ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइको अपघटन कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं तथा कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइको अपघटन है। कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था है। सेल के अंदर जो रिस्पायरेशन होता है उसका फर्स्ट स्टेज है, और यह होता है कोशिका द्रव में। तो सवाल क्या था? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव, यानी क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर डी। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? वायवीय श्वसन से, अवायवीय श्वसन से, ए और बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? इथाइल अल्कोहल इज मेड फ्रॉम विच टाइप ऑफ रिस्पायरेशन? एरोबिक, अनएरोबिक, बोथ ए एंड बी, या नन? अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय का मतलब हुआ वायु के बिना, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसे किण्वन के रूप में भी जाना जाता है। जो श्वसन, जो रिस्पायरेशन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, उसे किण्वन भी कहते हैं, यानी फर्मेंटेशन कहा जाता है। जो शर्करा को, यानी जो शुगर को, यानी ग्लूकोज को अम्ल, गैस और अल्कोहल में परिवर्तित करता है। इथेनॉलिक किण्वन में अवायवीय स्थिति के तहत ग्लाइकोलाइसिस के अंत में बनने वाला पायरुवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इथेनॉल किस तरह के श्वसन में बनता है? अवायवीय श्वसन में। ये अंग्रेजी में है anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen. It is also known as fermentation। इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं, जो कि कन्वर्ट करता है शुगर को एसिड में, गैस में और अल्कोहल में। इन इथेनॉलिक
fermentation, the pyruvate formed at the end of glycolysis under an anaerobic condition forms ethanol and carbon dioxide. तो इथेनॉल कब बनता है? अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया में, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अवायवीय, एनाएरोबिक। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, मेडुला या थायराइड? देखिए, अगर सबसे छोटी की बात करते हैं, द स्मॉलेस्ट ग्लैंड फाउंड इन द बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज पीनियल ग्लैंड। अगर सबसे छोटी ग्लैंड की बात करते हैं तो मानव के शरीर में पाया जाने वाला सबसे छोटा जो ग्लैंड है वह है पीनियल ग्लैंड। इट इज सिचुएटेड एट द डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन एंड ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एम्ब्रायोज इक्टोडर्म। ये फोरब्रेन में पाया जाता है। फोरब्रेन में यानी मस्तिष्क में पाया जाने वाला, अग्र मस्तिष्क में पाया जाने वाला पीनियल ग्लैंड मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे छोटा ग्लैंड है। मस्तिष्क के केंद्र के पास स्थित पीनियल ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जिसकी लंबाई लगभग 5 से 8 मिलीमीटर होती है। यह ग्रंथि मेलाटोनिन और सेरोटोनिन उत्पादन करती है और यह नींद के प्रतिरूप को संशोधित करने हेतु जिम्मेदार है। तो अगर सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो वह पीनियल ग्लैंड होता है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में पीनियल ग्लैंड नहीं है तो दूसरी सबसे जो छोटी होती है वो होती है पिट्यूटरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, परागण कहते हैं या निषेचन कहते हैं? डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन? वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन एक पौधे के माध्यम से पानी की आवाजाही की प्रक्रिया है और पत्तियों, तनों और फूलों जैसे हवाई भागों से वायवीय इसका वाष्पीकरण होता है। दूसरे शब्दों में यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे के माध्यम से नमी को जड़ों से पत्तियों के नीचे के छोटे छिद्रों तक ले जाया जाता है, जहां यह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और वातावरण में छोड़ दिया जाता है। Transpiration is the process of water movement through a plant and its evaporation from aerial parts। यही पूछ रहा था कि हवाई जो भाग है, वायवीय जो भाग है, हवा में जो झूलते हुए भाग हैं, वहां से इवोपरेशन की घटना तो क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन। ये हो जाएगा ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन बी हो जाएगा। घेंघा रोग पनपता है। क्वाइटर डिजीज डेवलप्स फ्रॉम। घेंघा रोग क्यों होता है? रक्त की कमी से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से या मोटापा से? ब्लड लॉस ड्यू टू लैक ऑफ शुगर, आयोडीन डिफिशियंसी या ओबेसिटी? घेंघा रोग क्यों होता है? घेंघा रोग या ग्वाइटर यह होता है आयोडीन की कमी से। जब नमक में आयोडीन की कमी होती है हमारे भोजन में, तो इसलिए नमक में आयोडीन मिला करके आयोडाइज्ड नमक मिलता है मार्केट में, तो उसी की कमी से अगर हमारे भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है तब ये घेंघा रोग होता है, जिसमें क्या होता है? गला फूल जाता है, बहुत ज़्यादा फूल जाता है गला के पास, उसी को ग्वाइटर कहते हैं। ये आयोडीन की कमी से होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, लिम्फ, सीरम या सफेद रक्त कणिकाएं? लाइट येलो कलर्ड स्टिकी सब्सटेंस इन द ब्लड, ब्लड के रक्त के अंदर जो पाया जाता है चिपचिपाहट जैसा चिपकने वाला और लाइट येलो हल्का पीला कलर का, वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है, लिम्फ होता है, सीरम होता है या WBC होता है? तो हल्का पीला कलर का जो होता है वह कहलाता है प्लाज्मा। चिपचिपा होता है, हल्का पीला कलर का होता है और यह पूरे रक्त का 55% भाग होता है। यानी रक्त का जो भी ब्लड है हमारे शरीर का, उसमें 55% भाग ये प्लाज्मा का होता है। बाकी के 45% में RBC
WBC, प्लेटलेट्स और कुछ मिनरल्स होते हैं। अकेला 55% भाग में ये प्लाज्मा होता है, बाकी 45% में RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होता है और कुछ मिनरल्स होते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? द डिवाइस फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर मापता है वह मशीन क्या कहलाता है? स्टेथोस्कोप कहलाता है, आमीटर कहलाता है, लैक्टोमीटर कहलाता है या स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है? तो ब्लड प्रेशर, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। स्टेथोस्कोप ये दिल की धड़कन सुनता है डॉक्टर इससे। आमीटर से मापते हैं धारा, करंट। तो स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है ब्लड प्रेशर। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब कुछ यहाँ पर उपकरण दिए गए हैं और वो क्यों इस्तेमाल होता है। जैसे एनीमोमीटर होता है, हवा की दिशा और गति मापते हैं। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता। कार्डियोग्राफ से हृदय गति। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। डायनेमोमीटर से विद्युत शक्ति। इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता। पायरोमीटर से उच्च तापमापी यंत्र है। पायरोमीटर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ही हाई टेम्परेचर मापना हो तो पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। अल्टीमीटर वायुयान की ऊंचाई मापता है। डायनेमोमीटर इंजन की शक्ति मापता है। ओडोमीटर वाहन द्वारा चली गई दूरी मापता है। स्पीडोमीटर वाहनों की गति मापता है। ओडोमीटर दूरी मापता है जबकि स्पीडोमीटर गति मापता है। हमारा स्कूटर किस गति से चल रहा है यह मापता है स्पीडोमीटर, और कितना चला, कितना किलोमीटर अभी तक चल चुका है यह मापता है ओडोमीटर। रडार वायुयान की गति और स्थिति पता लगाने के लिए। हाइग्रोमीटर द्रवों का आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। तो ये याद रखना है, ये लिस्ट है पूरा, इसको याद रखना है। कोई भी सवाल इसमें से पूछा जा सकता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। ट्रांसपीरेशन किस में होता है? जंतु में, पौधों में, पौधे और जंतु दोनों में, इनमें से कोई नहीं। पिछले सवाल में हमने देखा था कि ट्रांसपीरेशन किससे होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वहाँ से पानी, जो एक्स्ट्रा पानी होता है जरूरत से, पौधे की जरूरत से ज़्यादा जो पानी होता है वो इन छिद्रों के द्वारा पत्ती की सतह पर पहुँच जाता है और वहाँ से सूर्य की गर्मी पड़ने पर वह वाष्प बन करके उड़ जाता है। तो चूंकि पत्तियों में हो रहा है तो पत्ती पाया जाता है, जंतु में तो पाया जाएगा नहीं, इसलिए पौधों में होगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऊंट में यानी कैमल में, या तिलचट्टा में यानी कॉकरोच में, या घोड़ा में यानी हॉर्स में, या मानव में यानी ह्यूमन में, किस में पाया जाता है? सबसे पहले देखेंगे कि खुला परिसंचरण तंत्र है। खुला परिसंचरण तंत्र यह मुख्य रूप से अकशेरुकी जीवों में पाया जाता है। यहाँ रक्त मुक्त रूप से गुहाओं के माध्यम से बहता है क्योंकि रक्त का संचालन करने के लिए कोई वाहिकाएं नहीं होती है। Open circulatory system. It is primarily found in invertebrates. Here the blood flows freely through cavities. Cavities से होकर के, गुहाओं से होकर के, यानी छोटे छोटे छेद से होकर के मुक्त रूप से खून बहता है। जैसे कि अगर मानव की बात करें तो मानव के हृदय में नसें होती है, ब्लड को फ्लो करने के लिए, ब्लड को बहने के लिए नसें होती है जिसको कहते हैं धमनी और शिरा, उसमें से होकर के बहता है खून। इसलिए इसको क्लोज, चूंकि यह एक पूरा क्लोज हमारे शरीर में खून का एक फिक्स रास्ता है और ये एक फिक्स्ड सर्किट है और ये बंद सर्किट है। यानी हृदय से जगह जितने भी धमनी और शिराएं हैं जा करके हृदय से मिलती है और ये पूरा सर्कल बनाती है, एक क्लोज सर्किट बनाती है। जबकि जो अकशेरुकी जीव हैं
खास करके उनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है, उसमें कोई धमनी और सिरा नहीं होती है जिसमें से होकर के ब्लड बहे। छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जहाँ से मुक्त रूप से रक्त का परिचालन होता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज फाउंड इन वर्टेब्रेट्स। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बंद परिसंचरण तंत्र, यह कशेरुकी में पाया जाता है, वर्टेब्रेट्स में, और कुछ अकशेरुकी में भी पाया जाता है, जैसे कि केंचुआ में। इस प्रणाली में वाहिकाएं होती है जो पूरे शरीर में रक्त का संचालन करती है। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी हो सकता है कि वो कौन सा अकशेरुकी है जिसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो हो जाएगा केंचुआ। केंचुआ अकशेरुकी है, उसके बावजूद भी उसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो दिस सिस्टम हैज वेसल्स दैट कंडक्ट ब्लड थ्रू द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम इन कॉकरोच, कॉकरोच में देखते हैं, कॉकरोच हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। कॉकरोच के पास ओपन सर्कुलेटरी खुला परिसंचरण तंत्र होता है। दे लैक ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज, उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होता है, कैपिलरीज नहीं होती है कॉकरोच के अंदर। द ब्लड इज प्रेजेंट इन स्पेसीज कॉल्ड हीमोकोल। हीमोकोल के अंदर कॉकरोच में प्रेजेंट होता है, तिलचट्टे में। यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, कॉकरोच के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण किस में पाया जाता है? तिलचट्टा में। कॉकरोच, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रक्त क्या है? व्हाट इज ब्लड? मैटर है, पदार्थ है, या उत्तक है, या कोशिका है, या इनमें से कोई नहीं है? मैटर है, टिश्यू है, सेल है, या क्या है? रक्त। सबसे पहले रक्त के बारे में जानते हैं। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले क्या पता चल गया कि ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी उत्तक है। रक्त एक द्रव संयोजी उत्तक है जिसमें प्लाज्मा, रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स होते हैं। यह हमारे पूरे शरीर में घूमता है और विभिन्न कोशिकाओं और उत्तकों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। तो सबसे पहली बात जो हमारा सवाल था कि रक्त है क्या, तो उसका तो उत्तर मिल गया। यह एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है, द्रव है यानी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, फ्लूइड के फॉर्म में, यानी यह फ्लो कर सकता है। कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है, इसमें प्लाज्मा होता है, रक्त कोशिकाएं होती है यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, और ये ब्लड पूरे शरीर में घूमता है, विभिन्न कोशिकाओं को, डिफरेंट सेल्स को, टिश्यूज को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने का काम हमारे शरीर में हर एक कोशिका तक, हर एक उत्तक तक जितनी भी जरूरी चीजें हैं, ये पहुंचाने का काम ब्लड का है। यह हमारे शरीर के भार का 8% भाग बनाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर में जो खून है, ब्लड है, वह हमारे शरीर के भार का कितना प्रतिशत है? तो ये 8% होता है। एक औसत वयस्क के पास लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। यही बात अंग्रेजी में आया है। इट सर्कुलेट्स थ्रू आउट आवर बॉडी delivering oxygen and nutrition to various cells and tissues. It makes up to 8% of our body weight. An average adult possesses around 5 to 6 liter of blood. तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है। ब्लड के बारे में कुछ और जान लेते हैं। यह है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, संरचना ब्लड की। 55% इसमें प्लाज्मा होता है। ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है। 4% में व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 4% में होता है, और 41% होता है आरबीसी। ये याद रखना बहुत जरूरी है।
55% होता है प्लाज्मा। WBC और प्लेटलेट्स मिलाकर के 4% होता है, और RBC होता है 41%। ये व्हाइट ब्लड सेल हो गया, सॉरी ये पूरा ब्लड है, जिसमें ये है प्लाज्मा जो कि 55% है, और इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, इसमें प्लेटलेट्स है, एरिथ्रोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट हो गया WBC, एरिथ्रोसाइट हो गया RBC, और ये प्लेटलेट्स तो है ही। फिर इसमें भी WBC का ये 5 प्रकार होता है। WBC 5 प्रकार का होता है। इस पांचों प्रकार को 2 भाग में बांटते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स, जिसमें बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल ये कहलाता है ग्रेनुलोसाइट्स, और एग्रेनुलोसाइट्स में होता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। उसी तरह से प्लाज्मा है। प्लाज्मा के अंदर भी बहुत सारी चीज होती है, जैसे प्रोटीन होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, अमीनो एसिड होता है, गैसेज होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, नाइट्रोजनस और नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट भी होता है इसके अंदर, एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, फिब्रिनोजन होता है। तो ये टोटल बात होगी ब्लड की, जिसमें प्लाज्मा होता है, RBC होता है, WBC प्लेटलेट्स होता है। प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे प्रोटीन न्यूट्रिशंस होते हैं। WBC 5 तरह का होता है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, इसको ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इसको अग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है। ये टोटल ब्लड के बारे में है। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? विच पिगमेंट कॉजेज येलो कलर ऑफ यूरिन? पेशाब का रंग पीला होता है, क्यों, किसके कारण? ल्यूकोप्लास्ट के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण, यूरोक्रोम के कारण, या क्रोमोप्लास्ट के कारण? नॉर्मल यूरिन कलर रेंजेस फ्रॉम पेल येलो टू डीप अंबर। सामान्य मूत्र का रंग हल्के पीले से गहरे अंबर तक होता है। द रिजल्ट ऑफ ए पिगमेंट कॉल्ड यूरोक्रोम एंड हाउ डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड द यूरिन इज। ये डिपेंड, यानी नॉर्मल जो यूरिन है उसका कलर पेल येलो से लेकर के डीप अंबर तक होता है। यह डिपेंड करता है, यह एक रिजल्ट होता है उस पिगमेंट का जिसको कि यूरोक्रोम कहते हैं। यानी यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण यूरिन का कलर येलो होता है। पिगमेंट एंड अदर कंपाउंड इन सर्टेन फूड्स एंड मेडिकेशंस कैन चेंज योर यूरिन कलर। ये नॉर्मल की बात हो रही। हो सकता है कि इसमें इसका कलर और चेंज हो जाए, यूरिन का कलर येलो से और दूसरे कलर का हो सकता है। कब हो सकता है? अगर हमारे फूड में, हमारे भोजन में कुछ और पिगमेंट हो, दूसरे कलर का पिगमेंट हो, या मेडिकेशंस के कारण हम ऐसी दवाइयाँ खा रहे हों जिसमें एक खास कलर का रंग हो, तो उसके कारण हमारे यूरिन का कलर चेंज हो सकता है। लेकिन नॉर्मल जो यूरिन का कलर होता है पेल येलो होता है, से डीप अंबर तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है और ये होता है यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम नामक एक पिगमेंट होता है मूत्र के अंदर, जिसके कारण यह येलो होता है। यूरोक्रोम नामक वर्ण का परिणाम होता है, और मूत्र कितना पतला या केंद्रित होता है इस पर भी डिपेंड करता है। कुछ खाद्य पदार्थों और दवाओं में पिगमेंट और अन्य अयौगिक आपके मूत्र के रंग को बदल सकते हैं। चुकंदर, बेरीज और फवा बीन्स रंग को प्रभावित करने वाले खाद्य पदार्थों में से ये एक है। यानी चुकंदर खाते हैं, बेरीज खाते हैं, फवा बीन्स खाते हैं, ये सब अगर खाते हैं तो इसमें भी कुछ ऐसा पिगमेंट होता है जो हमारे यूरिन का कलर चेंज कर सकता है। तो एक्चुअली जो पीला रंग होता है वो होता है यूरोक्रोम के कारण। सही ऑप्शन हो जाएगा यूरोक्रोम, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए hermaphrodite animal? hermaphrodite: elephant, cow,
डॉग या अर्थवॉर्म। सबसे पहले बात करते हैं उभयलिंगी होता क्या है, किसे कहते हैं उभयलिंगी। प्रजनन जीव विज्ञान में, इन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, एक उभयलिंगी एक ऐसा जीव है जिसमें दोनों प्रकार के प्रजनन अंग होते हैं और नर और मादा लिंगों से जुड़े दोनों युग्मकों का उत्पादन कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा जीव जो अपने आप में ही मेल है, अपने आप में ही फीमेल है, यानी एक ऐसा जीव जो दोनों तरह का युग्मक, नर और मादा लिंग से जुड़े दोनों युग्मक का उत्पादन कर सकता है, बोथ गैमेट्स प्रोड्यूस कर सकता है, चाहे मेल गैमेट्स हो या फीमेल गैमेट्स हो, दोनों तरह का गैमेट्स एक ही जीव प्रोड्यूस कर सकता है। जानवरों के कई टैक्सोनॉमिक समूह ज्यादातर अकशेरुकी अलग लिंग नहीं रखते। कुछ अकशेरुकी की बात करें तो वो उसमें अलग अलग नहीं होता, मेल फीमेल अलग अलग नहीं होता है। इन समूहों में उभयलिंगीपन एक सामान्य स्थिति है जो यौन प्रजनन के एक रूप को सक्षम करती है। इसमें कोई भी साथी महिला या पुरुष के रूप में कार्य कर सकता है, मतलब कोई भी मेल कोई भी फीमेल बन सकता है। उदाहरण के लिए अधिकांश ट्यूनिकेट्स, प्लुमिनेट मोलस्क, ओपिस्थ्रोब्रांच, केंचुआ और स्लग ये उभयलिंगी होते हैं। तो केंचुआ आ गया, केंचुआ क्या होता है, उभयलिंगी। तो सवाल यही था कि इनमें उभयलिंगी कौन है, तो हो जाएगा केंचुआ, ऑप्शन नंबर डी। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है, वृक्क से, फेफड़ा से। कहाँ से प्रवेश करती है, वृक्क से, फेफड़ा से, लीवर से यानी यकृत से, या इनमें से कोई नहीं, किडनी से, लंग से, लीवर से, या नन ऑफ दीज। द यूरिया इंटर्स द ब्लड वाया द लीवर। यूरिया ब्लड में लीवर से इंटर करती है, लीवर यानी यकृत से। नियरली 80% ऑफ द नाइट्रोजन expelled by humans and other mammals takes the form of urea, which is made in the mitochondrial matrix and cytosol of liver cells. यूरिया यकृत के माध्यम से रक्त में प्रवेश करता है। मनुष्यों और अन्य स्तनधारियों द्वारा निष्कासित नाइट्रोजन का लगभग 80% जो भाग है वह यूरिया का रूप ले लेता है, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और यकृत कोशिकाओं के साइटोसोल में बनता है। तो कहां से प्रवेश करता है, ब्लड में यूरिया लीवर से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लीवर। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है CFC, DDT, ATP या इनमें से कोई नहीं। इट इज ए केमिकल शोइंग बायोमैग्निफिकेशन। कौन है इनमें से जो बायोमैग्निफिकेशन शो करता है, CFC, DDT, ATP या नन। सबसे पहले बात करते हैं कि जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन है क्या। बायोमैग्निफिकेशन को नशीले वातावरण के कारण दूषित पदार्थों में वृद्धि या वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बायोमैग्निफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द राइज और इंक्रीज इन द contaminated substances caused by the intoxicating environment. The contaminants might be heavy metals such as mercury, arsenic, and pesticides such as polychlorinated biophenyls and DDT. संदूषक भारी धातु जैसे पारा, आर्सेनिक और कीटनाशक और पॉलीक्लोरीन युक्त बाइफिनाइल और DDT भी हो सकता है। इन पदार्थों को जीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। जब उच्च खाद्य श्रृंखला में जीव इन विषाक्त खाद्यों में युक्त निम्न खाद्य श्रृंखला में जीवों को खिलाते हैं तो ये विषाक्त पदार्थ उच्च जीवों में जमा होते जाते हैं। एक्चुअली कहने का मतलब क्या है, कुछ संदूषक जो भारी धातु है जैसे पारा है, आर्सेनिक है, कीटनाशक है, DDT है, ये सब
मान लेते हैं कि पानी में मिल गया, किसी नदी के पानी में मिल गया। उस नदी के पानी में जो मछलियां हैं, ये जो कीड़े मकोड़े हैं, उनमें ये प्रदूषक पदार्थ चले गए, चाहे पारा हो, आर्सेनिक हो, कीटनाशक हो, डीडीटी हो, ये सब चला गया। अब उन कीड़े मकोड़ों को, उन मछलियों को अगर कोई बड़ा जीव खाता है तो क्या होगा, ये प्रदूषक पदार्थ जो है मछली के माध्यम से उस बड़े जीव में चला गया। इस तरह से क्या होता है, फिर उससे बड़ा जीव के पास अगर उस जीव को कोई और जीव खाया, जैसे मान लेते हैं कि पानी के माध्यम से ये सारे जो जहरीले पदार्थ हैं चला गया मेढक के शरीर में। अगर मेढक को सांप ने खा लिया तो ये चला गया सांप के शरीर में। फिर सांप को अगर बाज ने खा लिया तो ये चला गया बाज के शरीर में। यानी क्या हो रहा है, मैग्नीफाई हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जो विषाक्त पदार्थ है वह लगातार बढ़ता जा रहा है, एक जीव से दूसरे जीव के अंदर चला जा रहा है और बड़ा होते जा रहा है। इसी को कहा जाता है बायोमैग्निफिकेशन। तो ये किन किन चीज के कारण हो सकता है? पारा के कारण हो सकता है, आर्सेनिक के कारण, कीटनाशक के कारण, पॉलीक्लोरीन युक्त बाईफिनाइल के कारण, डीडीटी के कारण ये हो सकता है। तो वही सवाल था कि कौन बायोमैग्निफिकेशन शो कर सकता है, तो डीडीटी के कारण बायोमैग्निफिकेशन हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? अपघटक, शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कंज्यूमर? कौन प्राइमरी कंज्यूमर है? डिकम्पोजर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस या ओमनिवोरस? एक खाद्य श्रृंखला एक पारिस्थितिक तंत्र में घटनाओं के क्रम को संदर्भित करती है। सबसे पहले बात करते हैं फूड चेन की। खाद्य श्रृंखला है क्या? A food chain refers to the order of events in an ecosystem where one living organism eats another organism and later that organism is consumed by another larger organism. The flow of nutrients and energy from one organism to another at different trophic levels form a food chain. फूड चेन क्या है? यह एक खाद्य श्रृंखला है। खाद्य श्रृंखला का मतलब यह है कि यह एक क्रम है, यह एक ऑर्डर है कि किस ऑर्डर में को कौन किसको खाएगा, कौन प्रोड्यूस करेगा, उसको कौन खाएगा, उसके बाद उसको कौन खाएगा। इसी का ऑर्डर खाद्य श्रृंखला कहलाता है, फूड चेन कहलाता है। जैसे यहाँ बात करते हैं, यह है ग्रास, घास है, यह है प्राइमरी प्रोड्यूसर, यह प्रोड्यूस करता है। यह भोजन प्रोड्यूस किया है ग्रास, सूरज की मदद से, सूरज से रोशनी लेकर के भोजन बनाया और ग्रास बढ़ा, घास बढ़ा, यानी यह प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूस करता है, उत्पादक है, प्राथमिक उत्पादक हो गया ग्रास यानी घास। उसको खाया यह ग्रास हॉपर यानी टिड्डा खाया। टिड्डा प्राइमरी कंज्यूमर है, यानी पहला उपभोग करने वाला है वह है ग्रास हॉपर यानी टिड्डा, यानी घास को खाया टिड्डा ने। फिर अगर इस टिड्डा को ये फ्रॉग खा जाता है यानी मेढक खा गया, तो मेढक क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। पहला कंज्यूमर, पहला खाने वाला है टिड्डा, उसका दूसरा खाने वाला है या फ्रॉग यानी मेढक। उसके बाद आ गया ये स्नेक। मान लेते हैं कि इस मेढक को यह सांप खा जाता है, तो सांप जो है टर्शियरी कंज्यूमर है, तीसरा उपभोक्ता है। मान लेते हैं इस सांप को खा गया ये हॉक, ये बाज खा गया, यह अपेक्स कंज्यूमर है, ये लास्ट कंज्यूमर है। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? यह मर गया, फिर मर जाएगा तो इसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया, फंगस इसके ऊपर उग जाएंगे। अब बैक्टीरिया इसको क्या कर देगा? समाप्त कर देगा, इसको गला देगा, मिट्टी बना देगा। तो ये है डिकम्पोजर, खत्म करने वाला है। तो ये खाने का क्रम है, कौन किसको कैसे खाएगा, ये जो ऑर्डर है
ये इसी को कहा जाता है फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। खाने का ऑर्डर, कौन किसको खाएगा। तो सवाल क्या था कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, यानी प्राइमरी कंज्यूमर कौन है। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन था, टिड्डा था। यह टिड्डा है प्राइमरी कंज्यूमर, यह टिड्डा है प्राइमरी कंज्यूमर। और टिड्डा क्या है, यह शाकाहारी हो गया, क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या है, घास। तो घास को खाने वाला क्या हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, और वह हो जाएगा शाकाहारी। तो और सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता हो गया शाकाहारी, यानी हेर्बिवोरस। निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। यानी किसमें भूमिगत जल होता है, भूमि से निकला हुआ पानी किसमें होता है, कुआं में होता है, समुद्र में होता है, नदी में होता है, या तालाब में होता है। तो कुआं में होता है भूमिगत जल, भूमि के अंदर से पानी आता है कुआं में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, वेल।